सो भाई मार्पोल में डेट्स याद करना थोड़ा वो है। पहला एनेक्स जो है 2 अक्टूबर 1983, दूसरा जो है 6 अप्रैल 1987 और तीसरा जो है वो है 27 सितंबर 2003 आई गेस। फक। तीसरा है 1 जुलाई 1992, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंस इन पैकेज्ड फॉर्म, 1 जुलाई 1992। ठीक है। और चौथा जो है सीवेज वाला वो है 27 सितंबर 2003 और उसके बाद वाला है 31 दिसंबर 1988 जो कि है गार्बेज वाला। और उसके बाद है 19 मई 2005, लास्ट 19 मई 2005, 31 दिसंबर 1988, 27। ठीक है, ये 1 जुलाई 1992 वाला याद रखना है। फिर उसके बाद आता है पहला आर्टिक में वो बंद कर दिया है अपना हैवी फ्यूल ऑयल यूज़ करना आर्टिक वाटर्स में। ठीक है। फिर दूसरा ये कि मैंडेटरी गार्बेज रिकॉर्ड बुक फॉर दी शिप्स ओवर 100 ग्रॉस टनेज एंड अबव एंड लेस देन 400 ग्रॉस टनेज। ठीक है, ये एक हो गया। फिर उसके बाद फ्यूल फ्लैश पॉइंट इन बंकर डिलीवरी नोट्स, अमेंडमेंट्स टू Appendix 5 of Marple Annex 6 to include flash point of fuel oil or a statement that a flash point has been measured or above 70 डिग्री सेल्सियस। जो बंकर डिलीवरी नोट है उसके अंदर 6 वाला डालने का है एनेक्स 6 में कि फ्लैश पॉइंट जो है वो मेज़र की गई थी, लाइक अमेंडमेंट टू अमेंडिक्स 5 मार्पो एनेक्स 6 to include flash point of fuel oil or statement that flash point has been measured at above 70 degrees Celsius as mandatory in bunker delivery note। फिर वो मेडिटेरियन को उसमें एक हमें ऐड कर लिया है 2024 में, मई 2024 में। फिर EEXI और ये सब डालना है। इसके अंदर क्या है कि जो भी है EEI CI रेटिंग वैल्यूज़। ठीक है। क्या है इसके अंदर EXI तो वो है जो पुराने जहाज़ों के लिए अमेंडमेंट्स टू अपेंडिक्स 9 ऑफ मार्पोल एंड Annex 6 ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ मैंडेटरी वैल्यूज़ टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IMO शॉर्ट टर्म GHG रिडक्शन मेजर्स इंक्लूडिंग अटेंड EEXI CI एंड रेटिंग वैल्यूज़ टू IMO फ्यूल शिप अजम्पशन डेटाबेस। ठीक है। ऑयल टैंकर, ठीक है भाई। तो ठीक है, मीन्स एनी फ्यूल पेट्रोल इन द फॉर्म इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल फील्डर। ठीक है। नियरेस्ट लैंड द बेस लाइन फ्रॉम विद द टेरिटल सी ऑफ द टेरिटरी इन क्वेश्चन। ओके। एन रूट मीन्स डेविएशन फ्रॉम द कोर्स इन दैट द शिप इज अंडर वे एट सी और एन एंकर ऑन अ कोर्स इंक्लूडिंग डेविएशन फ्रॉम द शॉर्टेस्ट रूट विच हैज़ अ फार प्रैक्टिस फॉर नेविगेशन पर्पस। ठीक है। स्पेशल एरियाज रिकॉग्नाइज टेक्निकल रीजन। ठीक है। इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सेग्रीगेटेड, ठीक है। मशीनरी स्पेस का डिस्चार्ज रेगुलेशन 15 में दिया है एनेक्स 1 के, ये याद रखना है। और इसमें क्या है, ये शिप इज़ एन रूट वाला है, 15 ppm वाला है और ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट से निकलना चाहिए और 15 ppm तो है ही। और पंप रूम बिल्ड रूम का वो सब डालना है। और ठीक है, बस इसके अंदर फ़र्क ये है कि अगर बोल दिया है कि अगर आपको डिस्चार्ज जो है इन स्पेशल एरिया करना है तो उसका एक ये कि वो अलार्म रहना चाहिए 15 ppm से, और उससे ज़्यादा है तो वो रुक जाना चाहिए। ठीक है। फ्रॉम मशीनरी स्पेस के लिए ये है। ठीक है। डिस्चार्ज इन स्पेशल एरिया इसका है, डिस्चार्ज आउटसाइड स्पेशल एरिया। फिर बोलता है कार्गो स्पेस के लिए बोला है डिस्चार्ज आउटसाइड स्पेशल एरिया फ्रॉम कार्गो स्पेस। इनसाइड तो वैसे भी कर भी नहीं सकता है, तो क्या ही है, खाली 50 नॉटिकल माइल फ्रॉम नियरेस्ट लैंड। डेप्थ का कुछ बोला नहीं है। और ऑयल का 30 लीटर्स पर नॉटिकल माइल। और वो है जो अच्छा इसके लिए उसके लिए तो एनेक्स जो मशीनरी के लिए रेगुलेशन 15 है और इसके लिए रेगुलेशन 34 है। ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ ऑयल आउटसाइड स्पेशल ये वाला 34 है। सोपेप आता है हमारा 37 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज़ पर रेगुलेशन 37 ऑफ मार्पोल एनेक्स 1। ठीक है। फिर उसके बाद इनकेस, ठीक है ये तो है क्या वापस से 37। हाँ, IOPP का रिक्वायरमेंट आपको इसका भी 37 में ही मिलेगा एज़ पर रेगुलेशन। नहीं, इसका अच्छा कोई रेगुलेशन बताया नहीं है सच कि कौन से उसका है। ठीक है। फिर इसके अंदर जो है हमारा सर्वे नॉर्मली अपना IOPP का और जो SMC का है वैसे ही है।
and intermits within 3 months or before or after the second anniversary or before or after the see date of the which shall take place one of the annual survey. One of the annual survey, like अगर कोई an intermit survey within 3 months before or after the second anniversary date or the third anniversary date shall be take place one of the annual survey. ठीक है. फिर एनुअल सर्वे विद इन 3 months बिफोर आफ्टर इट सर्विंग डेट एन एडिशनल सर्वे इधर जनरल और पार्शियल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. कंटेंट ऑफ द सर्टिफिकेट क्या ही है? नेम ऑफ द शिप, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ लेटर्स, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, क्रॉस डेड वेट ऑफ द शिप, IMO नंबर, किस टाइप का शिप है, ऑयल टैंकर है या जो भी है. फिर उसके साथ भी एक सर्टिफिकेट अटैच कर देना है. फॉर्म ए, फॉर्म बी, रिकॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट फॉर शिप्स. फॉर्म ए के अंदर जो भी है पर्टिकुलर्स ऑफ द शिप रहेगा, इक्विपमेंट जो भी कंट्रोल करने के लिए डिस्चार्ज का वो है, होल्डिंग टैंक अबाउट लाइक फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फ्रॉम द मशीनरीज पे, रिटेन डिस्पोजल ऑफ ऑयल रेसिड्यू, ऑयल बिल्ज, वाटर होल्डिंग टैंक. फिर उसके बाद डिस्चार्ज, स्टैंडर्ड डिस्चार्ज कनेक्शन क्या है, फिर ये अपना नॉर्मल सोपैप प्लान इक्विवेलेंस. फॉर्म बी जो है वो होता है अपना ऑयल टैंकर्स के लिए. पहला तो ए में जो है वो भी रहेगा, प्लस इसके अंदर सेग्रीगेटेड बलास्ट टैंक के बारे में रहेगा और अपना डैमेज सब डिविजन्स और स्टेबिलिटी वो सब रहेगा. इंटेक स्टेबिलिटी के भी बारे में रहेगा. और क्रूड ऑयल वॉशिंग का जो है वो है पंपिंग एंड डिस्चार्ज अरेंजमेंट, शिप बोर्ड वो तो रहेगा इसोपेप प्लान. ठीक है. एक्सीडेंटल आउटफ्लो प्रोटेक्शंस ये भी है वापस से. सेग्रीगेटेड बलास्ट हो गया, डबल हल हो गया एंड डबल बॉटम हो गया. एक्सीडेंटल आउटफ्लो, इंटेक स्टेबिलिटी, सब डिवीजन, डैमेज स्टेबिलिटी, काओ, रिटेंशन ऑफ ऑयल ऑन बोर्ड, क्रूड ऑयल वॉशिंग, रिटेंशन ऑफ ऑयल ऑन बोर्ड, पंपिंग, पाइपिंग एंड डिस्चार्ज अरेंजमेंट. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद रेगुलेशन 17, ये याद रखना है ऑयल रिकॉर्ड बुक के लिए. जो भी पार्ट 1 के लिए 17 है. ठीक है. और पार्ट 2 के लिए है इसका आई गेस 37. पार्ट 2 रेगुलेशन 36 है. ठीक है. ये याद रखना कि रेगुलेशन 36 अप्लाई होएगा. और क्या है? लोडिंग ऑफ कार्गो, इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ ऑयल कार्गो ड्यूरिंग वॉयज, अनलोडिंग ऑफ कार्गो, ब्लास्टिंग, क्लोजिंग ऑफ वाल्व, आइसोलेशन ऑफ डेडिकेटेड टैंक्स फ्रॉम कार्गो एंड स्ट्रिपिंग लाइन्स आफ्टर स्लॉप टैंक डिस्चार्ज, क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स नेसेसरी फॉर आइसोलेशन ऑफ डेडिकेटेड क्लीन बलास्ट. ठीक है. फ्रॉम कार्गो एंड स्ट्रिपिंग लाइन्स आफ्टर स्लॉप टैंक डिस्चार्ज ऑपरेशंस. ऑयली वाटर सेपरेटर. अच्छा, ऑयली वाटर सेपरेटर रेगुलेशन 14 का रिक्वायरमेंट है कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए. और उसके अंदर जो अलार्म वगैरह आता है 14.7 का रिक्वायरमेंट है. ठीक है. ये सारे जहाज पे होना चाहिए. ऑयल टैंकर फॉर 150 अबव एंड जो नॉर्मल शिप्स हैं उनके लिए 400 ग्रॉस टनेज के अबव. एंड ऑयली वाटर सेपरेटर इज यूज्ड ऑन एनी शिप्स अबव 400 ग्रॉस टनेज. ऑयल टैंकर 150 ग्रॉस टनेज यानी कंपार्टमेंट प्रिंसिपल ऑयली वाटर सेपरेटर का ये निकलता है. अपने को याद रखना पर्पस क्या है कि जो भी ऑयल जो है डिस्चार्ज हो रहा है और कम क्वांटिटी में हो ना. फिर उसके बाद आता है ODME. ODME का रिक्वायरमेंट है अपना रेगुलेशन 29. तो ODME का वर्किंग ODMCS इसका रेगुलेशन नहीं दिया है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है इसका रेगुलेशन 29 इसमें यहाँ पे दिया है ना. एक तो स्लॉप टैंक का हो गया, एक तो ODME का. स्लॉप टैंक का रेगुलेशन 31 है और उसका 29 है. कहाँ है? हाँ, ये रहा ना. अब देखो, द टैंकर हैज़ इन ऑपरेशन एंड ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल दिस सिस्टम. स्लॉप टैंक के लिए 31 है, 29 के लिए ODMCS है. ठीक है. फिर आता है सेग्रीगेटेड जो भी है इंटेक स्टेबिलिटी. फॉर्म बी का एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. सेग्रीगेटेड बलास्ट, डबल हल एंड डबल बॉटम, एक्सीडेंटल आउटफ्लो, इंटेक स्टेबिलिटी, सब डिवीजन, डैमेज स्टेबिलिटी, क्रूड ऑयल वॉशिंग, रिटेंशन ऑफ ऑयल ऑन बोर्ड, पंपिंग, पाइपिंग एंड डिस्चार्ज अरेंजमेंट्स, शिप बोर्ड, मरीन पोल्यूशन इमरजेंसी प्लान और शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफ़र ऑपरेशंस एट सी. ठीक है. ये है, इसका भी है. और इसका रिक्वायरमेंट हाँ यहाँ अब
स्लॉप टैंकर 29 वहाँ हमने देखा था ना, यहाँ पे अब कुछ और नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन रेगुलेशन क्या है इसका? स्लॉप टैंक का ये तो पहला है कि स्लॉप टैंक होना ही चाहिए जहाज पे, एटलीस्ट वो 3% जो भी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी है उसका अगर 2% है तो मतलब उस पर जो भी इडक्शन का प्रोसेस है यूजिंग वाटर, लाइक यू हैव फॉर टैंक एफिशिएंट, लाइक 2% for tankers with efficient tank washing, Eductors utilizing water already present for washing. Eductor using water already present for washing, मतलब वैसा सी वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Eductor utilizing water already present for washing and driving fluids, 2% for tankers with efficient tank washing और 2% for the segregated ballast and ODMCS arrangement, sorry crude oil washing वाला 2% where segregated ballast or dedicated clean ballast are provided or where a tank cleaning system using crude washing is fitted, ठीक है। 1% अगर दोनों ही है, where oil cargo is not carried, is only carried in tank smooth walls with smooth walls, ठीक है, ये एक है। और रेगुलेशंस ऑयल टैंक ऑयल में प्रोटेक्ट द स्लॉट कैटेगरी, ठीक है। ये वी जी सी जो भी है ऑयल ओपा, ओपा का ये है कि इसने ये फंड वाला सिस्टम ला दिया कि अगर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, so the company, the owner should let them know that who will be responsible for paying the money in case of any oil spillage to the liability, like the one who has faced the kind of crisis because of oil spillage, like and OPA has mandated double hull requirement. Now it's like here 1989 there was an accident, so in 1990 OPA voted for the Congress voted for OPA, and shortly after spillage the OPA Act amended Federal Water Pollution Control Act, and how companies are required to prevent. Okay, a ship or facility carrying oil must provide a documentation showing how they plan on preventing oil spills. Additionally, the party must have an comprehensive emergency response plan on board or on site, else have a, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन एंड अप्रूव्ड बाय द कोस्ट गार्ड, ठीक है, ये भी ठीक है। इन फंड वाली बात क्या है? ओपा हैज़ मैंडेटेड डबल फॉर बिल्ड टैंकेट ऑफिसर। लास्टली द ओ एस एल ऑयल स्पिल लाइबिलिटी ट्रस्ट फंड, हाँ ये आया लास्टली। द ऑयल स्पिल लाइबिलिटी ट्रस्ट फंड वॉज ऑथराइज्ड अंडर ओपा, इवन द फंड वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन 1986, इज फाइनेंस्ड बाय क्रूड ऑयल टैक्स ऑन बैरल्स, ठीक है। It financed by a crude oil tax on barrels produced within or imported to the US, and can distribute up to $1 billion per incident. It's financed by a crude oil tax on barrels produced within or imported. The fund was created to compensate the victims of oil spill. अब यहाँ पे सोचना है कि क्या मतलब हम लोग कितना जो बैरल्स लेके जा रहे हैं ऑयली वाटर से, उस बैरल के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है क्या यूएस गवर्नमेंट को? तो फिर इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट वो विक्टिम्स को देते हैं, ऐसा कुछ शायद। लास्टली द ऑयल स्पिल ट्रस्ट फंड वॉज ऑथराइज्ड अंडर द ओपा, इवन दो द फंड वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन 96। It's financed by a crude oil tax on barrels. It's financed by a crude oil tax on barrels produced within or imported to the US, and can distribute up to $1 billion per incident. Or by a crude oil tax on barrels produced or within or imported to the US. अच्छा, इंपोर्ट हो रहा है यूएस को तो कितना मतलब ओके उस पर वो टैक्स लगाते हैं, तो फिर इन केस ऑफ एक्सीडेंट ठीक है भाई। फिर उसके बाद तो आता है वीजीपी, एक वेसल जनरल प्लान। इसमें बोलता है कि जो भी अपना इंटरफेस है ऑयल और सी वाटर के बीच में, जो भी अपना लुब्रिकेंट यूज़ हो रहे हैं, इट शुड बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एनवायरमेंटेबल एक्सेप्टेबल लुब्रिकेंट्स लाइक स्टर्न ट्यूब्स और थ्रस्टर seals on merchant vessel or sailing code. EP indicated it's a very biodegradable, non-bioaccumulative and minimally toxic. Okay, ये यूज़ करना है वर्ड, इट्स अ बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो अक्यूमुलेटिव एंड मिनिमली टॉक्सिक, और ये एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल लुब्रिकेंट्स। आया कब? 2013 में। वीजीपी आया कितना? 2013 में। और ये तो ओपा तो 1986 में कुछ बोल रहा था ना, 1990 में नहीं, 1986 में। ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन 1986, ये 2013 में आया है अपना वीजीपी।
एक्स वाई जेड एनेक्सर 2, इसका डिस्चार्ज जो भी है इसमें डिस्चार्ज करना है। फिर एनेक्स 2 के अंदर जो अपना पीएनए मैनुअल है वो एनेक्स 15 के अकॉर्डिंग आता है, और जो कार्गो रिकॉर्ड बुक है वो 14 के आता है रेगुलेशन। सॉरी उल्टा, इसका कार्गो रिकॉर्ड बुक 15 है, प्रोविजन ऑफ 15 कार्गो रिकॉर्ड बुक। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओवर लिस्टेड बिलो द ऑपरेशन शैल बी प्रॉम्प्टली recorded in the cargo record book. List of items to be recorded with operational code: loading of cargo, internal transfer of cargo, unloading of cargo, mandatory pre-wash, cleaning of cargo tanks, except for mandatory pre-wash. ये हो गया हमारा अभी मार्पोल। पीएनए मैनुअल क्या बोलता है कि ये बेसिकली नाम ही सुनता है, प्रोसीजर एंड अरेंजमेंट मैनुअल। इट शोज दी ऑल दी procedures to be followed during stripping, unloading of noxious liquid substances, and procedure as such should be as per the conventions followed. And apart from that, it is as per the regulation, as per regulation 14 of the annex 2. And manual PNA manual is for only for noxious liquid substances, and that's it. So the purpose of this is to identify the arrangement equipment required to enable compliance with Annex 2, and to identify for the ship's officer all operational procedure with respect to cargo handling, tank cleaning, slop handling, residue discharging, ballasting, deballasting, which must be followed in order to comply with the requirement of Annex 2. Okay, the manual has been written in accordance with Regulation 14 of Annex 2, and it's concerned with the marine environmental aspect of cleanage of cargo tank and discharge of residue and mixture from this operation. It is not a safety guide. Reference shall be made to other publications, especially to evaluate the safety hazards. And scope of this plan is to provide the arrangement and equipment required to enable compliances. Annex 2 in bulk shall be provided procedures and arrangements. This manual is approved by administration or a recognized organization on behalf of administration. The manual has been written in accordance with Regulation 14 of Annex 2, and it's concerned with marine environment aspect of cleaning of cargo tank and discharge of residue mixture from the operation. The manual is not a safety guide, and reference shall be made to other publications, especially to the evaluate safety hazards. Okay. And what is the PNA manual content? They will be asking what is the PNA manual content. So first we have to tell first of all it consists of, basically comprises of 4 sections. First is like it deals with all the regulations concerning PNA manuals on Annex 2, and second is the procedure how we have to discharge and all. Third is the certification. I guess third is the unloading procedures, and fourth is the pre-wash, regarding all pre-wash. So fourth is description of ship's equipment and arrangement. So what all arrangement we have is in 2, and third is cargo unloading procedures and tank stripping. Fourth is procedure relating to cleaning of cargo tanks, the discharge of residue, ballasting and deballasting. Like section provide pre-wash guidance for category X, Y and Z. So second is particulars of the ship, general arrangement, substance allowed to be carried, cargo tank, overflow control, description of cargo pumping and piping. Okay, basically the section 2 is arrangement for ballasting, slope tanks and cargo tanks. So like this, a description of cargo pumping and piping, arrangement of the stripping, description of ballast tanks and ballast piping and stripping and arrangement. Description of dedicated slop tank with associated pumping and piping, and discharge of the underwater. We can't discharge directly, right, in Annex 2. So description of underwater discharge outlet for effluents containing noxious liquid substances, descriptions of underwater descriptions of underwater discharge outlet, description of underwater discharge outlet for effluents containing noxious liquid substance, description of underwater
And descriptions of underwater discharge outlet for effluents containing noxious liquid substance. Description of underwater discharge outlet for effluents containing noxious liquid substance. Description of underwater discharge outlet for effluents containing noxious liquid substance. Description of underwater discharge outlet for effluents containing noxious liquid substance. Description of underwater discharge outlet for effluents containing noxious liquid substance. Noxious liquid substance. Noxious liquid substance. Description of underwater outlet for effluents containing noxious liquid substance. Description of underwater discharge outlet for effluents containing noxious liquid substance. Description of underwater discharge outlet for effluents containing noxious liquid substance. पहला क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ शिप्स इक्विपमेंट एंड अरेंजमेंट, पर्टिकुलर्स ऑफ द शिप, जनरल अरेंजमेंट, substance allowed to be carried, substances allowed to be carried, then cargo tank, substances allowed to be carried, then cargo tank, overflow control, description of cargo pumping and piping arrangements and stripping, descriptions of cargo pumping and piping arrangements and stripping, descriptions of cargo pumping and piping arrangement, that's okay, particulars of the ship, general arrangement और बाकी के 3 substances allowed to be carried, कार्गो टैंक, ओवरफ्लो कंट्रोल. ओवरफ्लो कंट्रोल क्या है, कार्गो टैंक क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन. बेसिकली सब्सटेंसेस अलाउड टू बी कैरिड. ठीक है भाई, ये बोलना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द शिप्स इक्विपमेंट अरेंजमेंट. फर्स्ट, मेन फीचर्स ऑफ मार्पोल 73, 78 Annex 2. Basically, it's list all the regulation which apply regarding the PNA manual and details regarding XYZ and other noxious liquid substance and the requirement, discharge criteria of noxious substance. Okay. What is SAMPEP? Basically, it's a SOPEP plan only required to Marpol Annex. What is discharge criteria as per Marpol Annex 4? It's a first sewage. First of all, it cannot be discharged after 3 nautical unless it has been communicated and disinfected. So after 3 nautical miles, you can discharge it, but the ship should be en route of 4 knots, and it should not produce any kind, and after 12 nautical miles, if it is not disinfected and communicated, and the ship should be en route 4 knots, and it should not produce a solid or discoloration of the sea, and apart from that, discoloration it's a must, and it should not be a Baltic Sea. Okay, it's a very special area. List has been approved. Administration, yeah, sewage treatment plant has been approved by the administration to meet the cooperation requirement as of Annex 4. Okay, the requirement of Annex 4. In that, the test result for the plants are laid down in the ships international. अच्छा, so whatever sewage treatment plant का जो result आया है, it should be laid down in the sewage pollution prevention certificate. And lastly, the effluent should not produce a visible floating solids nor cause discoloration of the surrounding water. Test results of the plant are laid down in the ship's international sewage pollution prevention certificate. वर्किंग है. अच्छा, लास्ट में इसमें जो एक सीवेज में लास्ट का एक बार देख लिया, ये सॉरी, ई कोलाई के अलावा ई कोलाई बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बैक्टीरिया एक्सेप्ट क्लोरिस्टन. ओके, 1 घंटा ये होता है पूरा डिस्कलर. ठीक है भाई. फिर व्हाट इज सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट, एक बार रीड कर लेते हैं क्या है. इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो भी खाने की जगह होती है, टॉयलेट की जगह होती है और गार्बेज एरिया होता है, वो चेक करते हैं कैसे कोई रोडेंट्स वगैरह नहीं हो, जैसे ऑनबोर्ड कोई बीमारी ना हो, किसी को कोई बीमारी फैलने का चांसेस ना हो, तो ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं. आफ्टर ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है, ज़्यादा नहीं होता है. और क्या है वो पढ़ते हैं इसके अंदर. द शिप सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट इज एम्ड एट कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल लिस्टेड ह्यूमन डिजीजेस बाय कंट्रोलिंग एनी वेक्टर्स ऑफ दिस डिजीजेस. ठीक है, दैट could potentially be carried on a vessel. This is achieved by inspecting for and controlling animal vectors, preventing discharge of untreated ballast water, checking certification of potable water and sewage. They will be checking, okay, certification of sewage and potable water and biosecurity measures for human carriers of disease. Okay.
So they will be checking for the rodents and mosquitoes and for the basically potable water and sewage and so certified and ship sanitization are issued in accordance with Article 39 of International Health Regulation. Okay, and SSC are issued by competent health authorities in authorized port after inspection. SSCs are issued by competent health authorities in authorized ports after inspection. Certificates remain valid for a period of 6 months from the date of issue. SSCs are issued by competent health and authorities in authorized ports after inspection. Certificate shall remain valid for a period of 6 months from the date of issue. फिर आता है गार्बेज का. Means all kind of victual, domestic and operating waste excluding fresh fish and parts thereof generated during the normal operation of the ship and liable to be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in garbage. Means all kind of victual domestic and means all kind of victual, domestic and operational waste excluding fresh fish and parts thereof generated during the normal operation of the ship. क्या है यार. ठीक है, खाने पीने वाला कचरा ना, फिश पार्ट thereof generated during the normal liable to be disposed continuously or periodically except those substances which are defined or listed. Kind of victual, domestic and operational waste excluding fresh fish and parts generated during the normal liable to be disposed continuously. ठीक है भाई. अच्छा, ये पढ़ना है इसमें क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा इसमें डीप में जाते हैं. फूड वेस्ट का क्या मानता है? फूड वेस्ट का तो थोड़ा पता भी. फूड वेस्ट का कि 3 नॉटिकल माइल से जो भी है आप एनरूट रहने चाहिए. डिस्चार्ज परमिटेड स्पेशल आउटसाइड एरिया 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड एनरूट एंड फारेस्ट प्रॉक्टिक डिस्चार्ज परमिटेड. अच्छा, ये कम्युनिकेटेड रहेगा 25 mm से, तो चलना भाई. नहीं पता, ऑफशोर का तो नहीं करना है ना. ये तो डिस्चार्ज और ये इसका डिस्चार्ज प्रोहिबिटेड हो गया. वेस्ट का फूड वेस्ट नॉट कम्युनिकेटेड. अच्छा, फूड वेस्ट अगर कम्युनिकेटेड नहीं है, नॉट फूड वेस्ट नॉट. अच्छा, ये पहले ऊपर वाला कम्युनिकेटेड है. ओके 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 ओके. तो डिस्चार्ज नॉट कम्युनिकेटेड 12 नॉटिकल माइल और स्पेशल एरिया में प्रोहिबिटेड है. अच्छा ठीक है भाई. फूड वेस्ट है जो संडास का, तो ये लोग बोलते हैं कि फेंक सकते हैं. फूड वेस्ट 12 नॉटिकल माइल पे कम्युनिकेटेड है तो फेंक दो. अच्छा हाँ. ओके. नॉट अगर नहीं है तो उससे मतलब ठीक है भाई, समझा. कार्गो रेसिड्यू नॉट कंटेन इन वॉश वाटर. ओके. आउटसाइड स्पेशल एरिया फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड फॉर एज. ठीक है, 12 नॉटिकल माइल पे फेंक सकते हैं. कार्गो रेसिड्यू नॉट कंटेन्ड इन वॉश वाटर. कार्गो रेसिड्यूज इधर तो प्रोहिबिटेड है. दूसरा कार्गो रेसिड्यू कंटेन्ड इन वॉश वाटर स्पेशल एरिया में लैंड एंड फॉरेस्ट प्रैक्टिकल एंड सब्जेक्ट टू 2 एडिशनल कंडीशंस. 2 एडिशनल कंडीशंस क्या है? Discharge from the nearest land en route as far as practical and subject to 2 additional conditions. Okay, 2 additional conditions. पता नहीं कौन सी कंडीशन है, लेकिन फेंक सकते हो भाई. रेसिड्यू, कार्गो रेसिड्यू कंटेन्ड इन वॉश वाटर, तो 12 नॉटिकल माइल से अगर दूर हो नियरेस्ट लैंड से और एन रूट हो, तो एज पर 2 कंडीशन आप उसमें भी फेंक सकते हो. स्पेशल एरिया में भी नॉट कंटेन वॉश वाटर. फिर उसके बाद क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडिटिव कंटेंट्स इन कार्गो होल्ड वॉश वाटर. डिस्चार्ज परमिटेड. क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडिटिव कंटेंट इन कार्गो होल्ड वॉश वाटर. डिस्चार्ज परमिटेड फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड एंड रूट एंड प्रैक्टिकल एंड सब्जेक्ट टू 2 एडिशनल डिस्चार्ज परमिटेड. क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडिटिव इंडेक्स एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ वॉश वाटर. कार्गो होल्ड वॉश वाटर थोड़ा 12 नॉटिकल माइल करना है. बाकी अगर होल्ड ये डेक पे का है, एडिटिव इंडेक्स एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ वॉश वाटर, एक्सटर्नल सरफेस वॉश वाटर, तो आप फेंक सकते हो. ठीक है भाई.
कैसेस ऑफ एनिमल तो फेंकना ही नहीं है, फिर डिस्चार्ज परमिटेड है। आउटसाइड स्पेशल एरिया फेंक सकते हो, उसका थोरैकिक वगैरह काट के छोटे छोटे पीस में फेंकना होता है, थोड़ा सीरियल किलर टाइप बनना पड़ता है, बाकी फेंक तो सकते ही हो। ऑल अदर गार्बेजेस इंक्लूडिंग प्लास्टिक, फिशिंग प्लास्टिक। अच्छा प्लास्टिक ये सब तो भाई भूल जाओ, इंसरेटर, एशेस, कुकिंग ऑयल, फ्लोटिंग, ये सब तो कुछ नहीं फेंकना है। और बाकी एनिमल कारकेसेस फेंक सकते हो, उसमें कुछ लैंड वगैरह का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और स्पेशल एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते हो। और क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडिटिव्स इन डेक एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ वॉश वाटर डिस्चार्ज हो सकता है। और अगर होल्ड का है क्लीनिंग एजेंट्स तो 12 नॉटिकल माइल से दूर फेंकना है। वॉश वाटर कंटेंट है तो फेंक सकते हो, अगर नहीं है तो कार्गो रेसिड्यूज कंटेंट इन वॉश वाटर डायरेक्टली नहीं फेंक सकते। ठीक है, याद हो गया। कंडीशंस दिस सब, अच्छा वो कंडीशंस एक और दो, दिस मस्ट नॉट बी हार्मफुल टू द मरीन एनवायरनमेंट। ओके 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 ओके, कार्गो रेसिड्यू शुड नॉट बी, ठीक है, हजार्डियस फिर इवन दो उसको 12 माइल पे वो कर रहे हो तो। फिर दूसरा, डिस्चार्ज शैल बी ओनली अलाउड इफ बोथ द पोर्ट ऑफ डिपार्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन आर विद इन स्पेशल एरिया नॉट ट्रांजिट इफ एडिक्वेट रिसेप्शन अवेलेबल एट दोज पोर्ट्स। ओके भाई, ओके ओके ओके, तो ऐसा कंडीशन लगाते हैं कि भैया हार्मफुल नहीं होना चाहिए। क्लीनिंग एजेंट्स के लिए भी यही है, बाय कंटेंट कार्गो होल्ड वॉश के लिए, और क्लीनिंग एजेंट्स इन डिस्चार्ज परमिटेड। डेक वाला तो मतलब कुछ कंडीशन भी नहीं लगाया है, मतलब परमिटेड भैया, नॉर्मली परमिटेड, बस यही एक चीज़ है जो नॉर्मली परमिटेड है, बाकी तो 12 नॉटिकल माइल या तो प्रोहिबिटेड ही है। क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडिटिव्स इन डेक्स एंड एक्सटर्नल वाटर सर्फेसेस। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कार्गो कंटेंट इन वॉश वाटर डिस्चार्ज प्रोहिबिटेड, डिस्चार्ज ही प्रोहिबिटेड है। तो भाई carcasses of animal carried on board as cargo, तो ठीक है भाई, साला वीडियो रुकना भी भूल गया। चलो कोई नहीं, अपने ही दोस्त हैं सब। पार्ट 1 पार्ट 2, अच्छा यही रिक्वायरमेंट है एनेक्स भाई का, ठीक है भाई। और क्या ही है, कलेक्शन ऑफ गार्बेज, ये वो, व्हाट इज़ गार्बेज मैनेजमेंट प्लान, एवरी शिप ऑफ 400 gross tonnage and above, every ship certified to carry 15% or more shall carry a garbage management plan and shall be provided with garbage record book. Garbage record book. In addition, every ships of 12 meters or more in length overall shall display placards to notify the crew and passengers of the ship. ठीक है भाई। This plan shall provide written procedure for minimizing, collecting, storing, processing and disposing of garbage, including the use of the equipment on board. It shall also be designate the person in cargo in charge of carrying out the plan. Collection of garbage, suitable receptacles for collection and separation. Collection of garbage में है suitable receptacles for collection and separation. Locations of receptacles, collection and separation stations. कलेक्शन ऑफ गार्बेज मतलब अपना गार्बेज स्टोर हो गया, फिर उसके बाद हो गया लाइक सुटेबल रिसेप्टिकल फॉर कलेक्शन एंड सेपरेशन। सोचे लोकेशन ऑफ रिसेप्टिकल्स, ठीक है, कलेक्शन एंड
सेपरेशन स्टेशन, अरे बाप रे, गार्बेज रिकॉर्ड गार्बेज स्टोर के अंदर ही रहता है जहाँ पे इसको सेपरेट करते हैं अलग अलग। वैसे नॉर्मली अलग अलग डब्बा ही रहता है, ड्राई वेस्ट अलग, फूड वेस्ट अलग, ऑपरेशनल वेस्ट अलग। फिर आता है प्रोसेसिंग ऑफ गार्बेज, कलेक्शन हो गया, फिर प्रोसेस करना है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल द ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, गार्बेज प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, लोकेशन ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट, location of the processing devices and equipment, location of the processing devices and equipment, categories of garbage processed by the equipment available, categories of garbage processed by the equipment available, handling of garbage between, अरे यार फक, क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ गार्बेज, ठीक है, लोकेशन ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, कैटेगरीज ऑफ गार्बेज प्रोसेस बाय द इक्विपमेंट अवेलेबल, हैंडलिंग ऑफ गार्बेज बिटवीन द प्राइमरी, ठीक है, जो भी है इक्विपमेंट, मतलब क्या क्या कौन सा, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई कांच का वेस्ट डाल दिया उसको प्रोसेस करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो लिस्ट ऑफ होना चाहिए क्या क्या गार्बेज जो प्रोसेस करता है, कहाँ पर ये इक्विपमेंट है और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको चलाने के लिए, वो उसमें रहना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ रहना। दिस प्लान शैल प्रोवाइड रिटर्न प्रोसीजर फॉर मिनिमाइजिंग कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज, और बाद में डिस्पोजल जो भी है। एंट्रीज इन गार्बेज रिकॉर्ड बुक पर डेट एंड टाइम तो पहला फिक्स है, पोजीशन, कैटेगरी कौन से टाइप का गार्बेज फेंक रहे हो, ठीक है, एस्टिमेटेड अमाउंट कितना फेंक रहे हो, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द गार्बेज डिस्चार्ज, रिसेप्शन फैसिलिटी सेम वही है। फिर अपना रिजोल्यूशन इन 2005 में, पर्टिकुलर सेंसिटिव एरिया, ये एक जैसे स्पेशल एरिया होता है अपना, ऐसे ये पर्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया होते हैं कि स्पेशल जोन्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द IMO फॉर इट्स इकोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस। दिस एरियाज में बी इजीली हार्म बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल इंक्लूड Great Barrier Reef, Australia, Malpelo Island, Colombia, Western European waters, Canary Islands, Spain, Papua Guinea, New Guinea, the Jammed Entrance, Papua Guinea. कलर कोडिंग्स हर एक कंपनी का अपना अलग अलग चोद है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या ही है, नॉक्स का सबको पता है, नॉक्स एमिशन डीजल बर्निंग के बाद होता है, सॉक्स HFO बर्निंग के बाद होता है, उसको एमिशंस को रोकना है। विथ रिस्पेक्ट टू मार्पोल Annex 6 डिफाइन, अच्छा डिफाइन करने बोल रहा है, तो व्हाट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन कंट्रोल एरिया इज़ एन एरिया वेयर स्ट्रिक्टर नॉक्स एमिशन रेगुलेशन are dictated by Marpol Annex 6 Regulation 13 within NECA area, so called Tier 13 NOx limits apply. Outside NECA the maximum tire value is 2. Compliance of tire is also depend on a vessel stage, मतलब पुराना है नया है वैसा। मेन सोर्स ऑफ आर हाई टेम्परेचर कंबशंस लीड टू द फॉर्मेड एसिड रेन्स। SOx emission control area is an area whose adoption of special mandatory measure for SOx emission from ships is required to prevent, reduce and control air pollution from SOx and its attendants adverse impact on land and sea area. What is ozone depleting? Like man-made gases destroy ozone once they reach the ozone layer, example CFC, trichloromethane, halon. Particular matter are called, the term used for the are liquid droplets found in air. Some particles such as dust, soot, smoke are large, dark enough to be seen with naked eye. Other small, they can only be detected by electron microscope. Okay भाई, ठीक है। तो ये है भाई, what are the limitations तो बहुत हैं। तो नॉक्स के लिए तो डायरेक्टली एक फार्मूला दे दिया है, दे हैव टू फॉलो दैट कि भैया इतना RPM इतना है, अकॉर्डिंग टू देयर RPM हाउ मच द टोटल वेट साइकिल एमिशन लिमिट इज एप्लीकेबल टू यू एज पर दिस फार्मूला is in power output of 130 kilowatt which is installed after generating next regulation shall apply to. Okay, so अगर कोई भी डीजल इंजन है पावर आउटपुट 130 किलोवाट से ज़्यादा है तो उस पर लागू होएगा। ये बात नहीं पता चली मुझे, 130 किलोवाट से ज़्यादा अगर उनका इंजन वो कर रहा है तो ये मतलब उन पे अप्लाई होता है 1 January 2020 से ही है। n where n is the engine rate speed, okay, and less than more than 2000 then basically 770 APM 12.51 then it's basically here
-0.23 अच्छा ये 45, 44, 9 तो मेरे को याद था, लेकिन ऊपर -0.2, -0.23, -0.2 ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉक्स के लिए भी है या सॉक्स के लिए अभी तो फ़िलहाल 0.5 बाहर के लिए आउटसाइड द का एरिया, एंड उसके बाद है 0.1%, ठीक है। फॉर शिप्स कंट्रोल ऑन आफ्टर 1 Jan 2016, अच्छा ये तो अभी मतलब अभी फ़िलहाल बाल्टिक सी एमिशन कंट्रोल एरिया, यूएस कैरिबियन सी एमिशन एरिया, नॉर्थ अमेरिकन और नॉर्थ सी एमिशन कंट्रोल एरिया, ये कॉमन है नेका सेका के लिए। फिर अपना है एग्जॉस्ट गैस रिडक्शन। अब इसमें कैसे हम रिड्यूसिंग नॉक्स एमिशन कर रहे हैं वो बताना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ यू, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले पहले तो क्या है रिड्यूसिंग सॉक्स एमिशन के मेथड क्या है वो देख लेते हैं। एग्जॉस्ट पहला तो आता है रिड्यूसिंग नॉक्स एमिशन, ह्यूमिड एयर मेथड। तो ये मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वाटर वेपर इज एडेड टू द कंबशन एयर बिफोर इट एंटर द सिलेंडर। Air from the turbocharger blower is humidified and chilled, achieving saturation using moisture from cooling water. Typically, heated saline sea water is used, and leftover brine is returned to the sea. This method can reduce NOx emission by 70 to 80%. भाई साहब कैसे? In this method, water vapor is added to combustion air. Combustion air before it enters the cylinder. Air from the turbocharger blower is water vapor is added to that combustion or air before it's enter the cylinder. Air from the turbocharger blower is humidified and chilled, achieving saturation using moisture from cooling water. Typically heated saline sea water is used, and the leftover brine is returned to the sea. This method can reduce NOx emission by 70 to 80%. By 70 to 80%. बेसिकली क्या करते हैं इन दिस मेथड, वाटर वेपर को डाल देते हैं किसके अंदर, टर्बो चार्जर के अंदर, ठीक है। कंबशन एयर बिफोर टू द कंबशन एयर, फिर उसके थ्रू हो जाता है एयर फ्रॉम इज ह्यूमिडिफाइड टर्बो चार्जर पावर ब्लोअर के अंदर, फिर वो होता है ह्यूमिडिफाइड और चिल्ड, अचीविंग सिचुएशन जो मॉइस्चर रहता है फ्रॉम कूलिंग वाटर। टिपिकली हीटेड सेलिन वाटर इज यूज, एंड लेफ्ट ओवर ब्राइन इज लेफ्ट टू द सी। एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, सम अमाउंट ऑफ इंजन एग्जॉस्ट गैस आर बैक टू द स्कैवेंज स्पेस टू मिक्स अप विद द एयर to be supplied to the cylinder for combustion. Some amount of engine exhaust gas are sent back to the scavenge space to mix with the air to supply to the cylinder for combustion. This reduces the oxygen content of the air and hence reduces the oxygen content. Exhaust gas recirculation, some amount of engine gas exhaust gases are sent back to the scavenge space to mix up with the air to be supplied to cylinder for combustion. This reduces the oxygen content of the air, hence reduces formation of NOx. Some amount of engine गैस उसको वापस से स्कैवेंज गैस में भेज देते हैं ताकि उनके गैस के साथ मिक्स हो जाए, फिर वापस से ये इंजन रूम में आ जाता है। तो इस तरीके से उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो जाता है। दिस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर एंड हेंस रिड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ NOx. ओके ये थोड़ा समझ में आया, ईजी लगा। तो some amount of engine exhaust gas are sent back to the scavenge space to mix up with the air to be supplied to cylinder and for combustion, ठीक है। जो कंबशन के लिए आने वाले थे उसमें फिर क्या होता है, जिससे उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है, क्योंकि टू सप्लाई टू सिलेंडर फॉर कंबशन, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से नॉक्स कहाँ से फॉर्म होगा, ठीक है। वाटर इंजेक्शन एंड वाटर एमिशंस, इन दिस मेथड वाटर इज एडेड टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ कंबशन लीडिंग टू लो NOx emissions in water. In water emulsion, fuel is blended with water, and in water injection, a separate freshwater injector is mounted in the cylinder head which injects water. This method has a drawback of increasing the specific fuel oil combustion and reduction in NOx by only 20 to 45%. Basically, water injection in the water combustion and emulsion, water injection and water emulsion, basically where combustion take place, there they use water
So basically water reduces the temperature, which reduces the formation of NOx emissions. Temperature of the combustions leading to the low NOx emission, leading to low NOx emission. Basically combustion ही कम कर दिया ना. In water emulsion, fuel is blended with water. Fuel को जो डाल रहे हैं वो पानी के साथ डाल रहे हैं. And in water injection a separate fresh water injector is mounted. Water injection, a separate fresh water injection is mounted in the cylinder with lid. Water injects water. The method has a drawback as well, only 22 to 25% 45% reduction, but the fuel consumption increases. But the specific fuel oil conversion drawback increasing the fuel. ठीक है. Selective catalytic reduction method. इसके अंदर क्या होता है कि the SCR is the most efficient method to reduce NOx emission from ships up to 9 to 55% in nature. Selective catalytic reduction. The SCR is the most effective method to reduce NOx emission from ships. In this method, the low sulfur oil is used and exhaust temperature is maintained between 300 degrees Celsius. The SCR is the most efficient method to reduce NOx emission from ships 90 to 95%. Selective catalytic reduction. Selective catalytic reduction. Catalytic reduction मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो जिससे हम लोग कर रहे होते हैं कंबशन वगैरह आग से, तो उसको हम लोग ना लो सल्फ़र फ्यूल ऑयल से करते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस पे. तो एग्जॉस्ट गैस इज मिक्सड बाय वाटर सोल्यूशन ऑफ यूरिया एंड देन इट पास थ्रू कैटालिटिक रिएक्टर. द ओनली डिसएडवांटेज इज एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन एंड installation and operating cost. Expensive, it's very expensive. The exhaust gas is mixed with water solution of urea. The exhaust gas is mixed by water solution of urea and then it pass through a catalytic reactor. ठीक है. सिलेक्टिव उसको ठीक है भाई. इंजन कंपार्टमेंट मॉडिफिकेशन. It is better to design engine which has a property to reduce NOx formatting during combustion process rather than investing on expensive secondary measures. Okay, engine component method. Instead of all this secondary method during the time of building also itself, design should be there that property to reduce the NOx formation during the combustion process. All this happen during combustion. Integration of side wall type fuel injector with almost zero sac volume eliminates any chance of fuel dipping and burning leading to. ठीक है भाई, इतना नहीं पढ़ रहा. रिड्यूसिंग नॉक्स का पता चल गया. अब सॉक्स का थोड़ा पढ़ लेते हैं. सॉक्स में क्या है? यूज़ ऑफ लो सल्फर फ्यूल ऑयल, बट मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू कंप्लाई विथ NOx. थोड़ा महंगा आता है लेकिन क्या करें, कंप्लाई करने के लिए यही यूज़ करते हैं सब लोग. ठीक है यार. मार्पोल में इतना कुछ है. एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर टेक्नोलॉजी. ओके, स्क्रबर बोल दिया मतलब कुछ फिल्टर जैसा लगा देते हैं. द गैस एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द इंजन इज पास थ्रू द स्क्रबर टावर which is liquid, where is a liquid is showered over it. Fresh water blended with caustic soda. Fresh water blended with NOH is used as a scrubbing liquid which reduces the SOx to 95%. ओके, स्क्रबर यूजिंग है. इसके अंदर एक मतलब रहता है कि स्क्रबर टावर वेयर अ लिक्विड इज शोव्ड ओवर द फ्रेश वाटर ब्लेंडेड विद कॉस्टिक सोडा NaOH is used as a scrubbing liquid which reduces the SOx to 95%. The scrubbing water is then sent to a water treatment effluent emulsion breaking plant, after which it can be discharged overboard. After which it can be discharged overboard. After which it can be discharged overboard. Now come volatile organic compound. Volatile organic compounds are compounds that have high vapor pressure and low solubility in water. high vapor pressure and low solubility मतलब पानी में जल्दी घुलता नहीं है. मतलब एनवा फ्रेंडली तो है नहीं है भेंचो. ट्वेलिन, एसिटिलीन, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है. So Marpol that every crude oil washer is required to equip with VOC management. Scope of this plan to reduce the guidance of the management or guidance the management of volatile organic as per developed line with the IMO legislation approval by administration. Okay, the VOC management is basically
VOC management plan is ship specified and provides written procedure for minimizing VOC emissions during conditions. The VOC management plan is ship specific and provides written procedure for minimizing VOC emissions during conditions of loading of cargo. The VOC management plan is ship specific and can provide with a procedure for minimizing VOC emissions during the conditions of the VOC management plan is a very ship specific and provides a written procedure for minimizing VOC emissions during the condition of loading, sea passage and discharge of cargo. While maintaining the safety of the ship, the VOC management plan should ensure and appropriate set forth the following best management practice. Set forth the following best management practice while maintaining the safety of the ship. The VOC management plan should encourage. While maintaining the safety of the ship, the VOC management plan should encourage and, as appropriate, set forth the following best management plan. While maintaining the safety on the ship, the VOC management plan should encourage and as appropriate set forth the following best management practices. And while maintaining a safety of the ship, the VOC management plan should encourage and as appropriate set forth the following best management practices. While maintaining the safety of the ship, the VOC management plan should encourage and as appropriate set forth the following best management while maintaining the safety of the VOC arrangement plan should encourage and as appropriate set forth the following best management practices. The loading procedure should take into account potential gases releases due to the low pressure. Due to the low pressure, and where possible, the routing of oil from crude oil manifold into the tanks should be done so as to avoid or minimize excessive throttling and high flow velocity in pipes. अब इसको थोड़ा यार ये थोड़ा क्या बहुत ही कंफ्यूजिंग है. तो द लोडिंग प्रोसीजर शुड टेक इनटू अकाउंट पोटेंशियल. एक सेकेंड, इसको हम लोग को ना हिंदी में समझने की कोशिश करनी चाहिए. ये सही है. तो क्या लिखा है इसके अंदर कि कहाँ गया भेजो. लोडिंग प्रक्रिया में कम दबाव के कारण संभावित गैस उत्सर्जन को ध्यान में रखना चाहिए. लोडिंग प्रक्रिया के दबाव के कारण संभावित गैस को ध्यान में रखना चाहिए और जहां संभव हो कच्चे तेल के मैनिफोल्ड से टैंकों में जहां संभव हो कच्चे तेल के मैनिफोल्ड से टैंकों में तेल का मार्ग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि अत्यधिक थ्रॉटलिंग से बचा जा सके या कम किया जा सके और उच्च से उच्च प्रवाह. पहले तो क्या लिखा है, जहाज के कार्गो टैंकों के लिए एक लक्ष्य संचालन दबाव निर्धारित करना चाहिए. ये दबाव यथासंभव सुरक्षित रूप से उच्च होना चाहिए और उच्च मतलब ज़्यादा होना चाहिए और जहाज को प्रासंगिक कार्गो की लोडिंग और ढुलाई और दौरान के टैंकों की स्तर बनाए कर लक्ष्य रखना चाहिए. थोड़ा और दूसरी लैंग्वेज में देखते हैं. भोजपुरी में भी आ गया यार. कैसा है कि लोडिंग प्रक्रिया में कम दबाव के कारण संभावित गैस रिलीज के ध्यान में रखल जाओ और जहां संभव होखे कच्चा तेल के मैनिफोल्ड से तेल के टंकी में रूटिंग ऐसन कइल जाओ कि पाइप में बेसी प्रोथिलीन का उच्च प्रवाह वेग से बचावल जा सके. कम से कम कइल के जहाज के मालवाहक टैंक खातिर एगो
लक्ष्य संचालन दबाव प्रसारित करे के चाही। ई दबाव सुरक्षित रूप से अधिक होके के चाही या जहाज के लक्ष्य संभावित माल के लोडिंग दबाव के दौरान टैंक में स्तर पर रखे के चाही। अरे यार फक, अब अपना आ गया। द लोडिंग प्रेशर शुड टेक इनटू अकाउंट पोटेंशियल गैस रिलीजेस ड्यू टू लो प्रेशर एंड वेयर, ठीक है भाई, लो प्रेशर से गैस निकलता है। एंड वेयर पॉसिबल द रूटिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम क्रूड ऑयल मैनिफोल्ड्स where possible the routing of oil from crude oil manifolds into the tank should be done so as to avoid or minimize excessive throttling and high velocity in pipes मैनीफोल्ड इनटू द टैंक्स फ्रॉम क्रूड। अच्छा, पाइप को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया है कि पाइप से यहाँ वहाँ जाए। फ्रॉम द क्रूड लोडिंग के टाइम पे डायरेक्ट वो अपना ड्रॉप वॉल्स होते हैं ना, मैनीफोल्ड से गया ड्रॉप वॉल से डायरेक्ट टंकी में। वेयर पॉसिबल रूटिंग ऑफ क्रूड ऑयल मैनीफोल्ड्स इनटू द टैंक शुड बी डन सो एज टू अवॉइड मिनिमाइजिंग एक्सेसिव थ्रॉटलिंग एंड हाई वेलोसिटी इन पाइप्स। ज़्यादा पाइप्स में हाई वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक इनटू पोटेंशियल द लोडिंग प्रोसीजर शुड टेक इनटू अकाउंट द पोटेंशियल गैस रिलीजेस ड्यू टू लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर के कारण गैस रिलीज़ होता है तो डायरेक्ट मैनीफोल्ड से ड्रॉप वॉल से डायरेक्ट टैंक में ले लेंगे, पाइप वगैरह में ज़्यादा दौड़ाएंगे नहीं उसको। ओके, शुड बी डन सो एज टू अवॉइड और मिनिमाइज एक्सेसिव थ्रॉटलिंग एंड हाई फ्लो वेलोसिटी इन पाइप्स। उसके बाद क्या बोला है, पहले से प्रेशर, उसमें हिंदी में हम लोग देख रहे थे, पहले से प्रेशर सेट होना चाहिए। द पाइप शुड डिफाइन अ टारगेट ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर द कार्गो टैंक। द प्रेशर शुड बी एज हाई एज सेफली पॉसिबल एंड शिप शुड एम टू मेंटेन टैंक्स एट दिस लेवल ड्यूरिंग द लोडिंग एंड कैरिएज ऑफ रेलिवेंट कार्गो, ठीक है। तो when venting to reduce tank pressure is required, the decreasing in pressure in the tank should be as small as possible to maintain the tank pressure as high as possible। कि टैंक का प्रेशर हमेशा हाई रखना है, ठीक है। as high as possible the amount of inert gases should be minimized। increasing the tank pressure by adding inert gases does not prevent VOC release, but it may increase the venting and therefore increased VOC emissions। The amount of inert gases added should be minimized, okay। increasing the tank pressure by adding inert gases, increasing the tank pressure inert gas does not prevent VOC release, but it may increase the venting and therefore increases the VOC emissions। when crude oil washing is considered, its effective on VOC emissions should take into account। VOC emissions should be reduced by shortening the duration of washing or by using a closed cycle। ठीक है यार, ये अब समझ में आ गया मुझे। पहला, कम प्रेशर में गैस ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। तो हमारा काम है लो वेलोसिटी को रिड्यूस करना है, फ्लो हाई वेलोसिटी को कम करना है, ठीक है। मैनीफोल्ड से डायरेक्टली टैंक के अंदर ले लिया, ठीक है। तो फिर ये फ्लो वगैरह हो ही रहा नहीं है पाइप में, ठीक है। द लोडिंग प्रोसीजर शुड टेकन इनटू अकाउंट पोटेंशियल गैस रिलीजेस ड्यू टू लो प्रेशर एंड वेयर पॉसिबल द रूटिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम क्रूड ऑयल मैनिफोल्ड इनटू द टैंक शुड सो एज टू अवॉइड और मिनिमाइज एक्सेसिव थ्रॉटलिंग एंड हाई वेलोसिटी इन पाइप्स, हो गया। दूसरा, द शिप शुड डिफाइन अ टारगेट ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर द कार्गो टैंक्स। डिफाइन अ टारगेट ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर द कार्गो टैंक। This pressure should be as high as safely possible and the ship should aim to maintain tanks this level during the loading and carriage of relevant cargo। The ship should define a target operating pressure for the cargo tanks। The ship should define a target operating pressure for the cargo tanks। This pressure should be as safely as possible and the ship should aim to maintain tanks at this level during the loading and carriage of relevant cargo। When venting to reduce tank pressure is required, a decrease in pressure in the tank should be as possible to maintain the tank pressure as high as possible। The amount of inert gas added should be minimized, increasing the tank pressure by adding inert gas by increasing tank pressure by adding the amount of inert gas added should be minimized, increasing tank pressure VOC release ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और क्रूड ऑयल ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है, ये हो गया। तो ये हो गया भैया VOC मैनेजमेंट। बड़ा खतरनाक है यार VOC मैनेजमेंट। शिप एनर्जी एफिशिएंसी प्लान, एनहांसमेंट ऑफ शिप EEOI energy efficiency indicator allows the ships to monitor carbon emissions which can be operator indicator allow the ship to determine ships consumption in particular voyage certain amount of SMP। ठीक है, ये थोड़ा ना देखना पड़ेगा। कन्वेंशन कोड्स,
ठीक है, इसमें देखते हैं हांगकांग कन्वेंशन कब आया भैया। ठीक है, 26 जनवरी जून 2025 को आने वाला है अभी ये। ठीक है तो ओके। ग्रीन पासपोर्ट कब आया था? एडॉप्शन 15 मई 2009 को ही हो गया था हांगकांग कन्वेंशन के लिए, अभी आने वाला है। ओके, 2009 में हो गया था। फिर ग्रीन पासपोर्ट का तो है ही। इंटरनेशनल रोडलाइन कन्वेंशन 1968 में फोर्स हुआ था। ठीक है भाई, 67 में अपना हुआ है यार, 67 में भी कुछ हुआ है। फॉल कन्वेंशन है ना, किधर है, यहाँ कुछ है। हांगकांग कन्वेंशन 19 नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्टली 1968 में रोडलाइन कन्वेंशन आया। और ये क्या कहता है, पहले तो भैया 4 एनेक्चर में पढ़ दिया, जोन में, सर्टिफिकेट में, उसका कंप्लायंस में। ठीक है, Annex 1 is divided into 4 chapters. Chapter 1 General, Part 2 Conditions of Assignment of Freeboard, Chapter 3 Freeboard, and Chapter 4 Special Requirement for Ships Assigned Timber Freeboards. Annex 1 is divided into 4 chambers. Annex 1 is divided into 4 chambers, 4 chapters, sorry. General, Condition of Assignment of Freeboard, Special Requirement for Ship Assigned Timber Freeboard. Special requirements for ships assigned timber freeboards. Special requirement for ships assigned timber freeboards. ओके भाई, 1968 में आया है लोड लाइन कन्वेंशन। उनक्लोस लॉ आया था। अच्छा, उनक्लोस लॉ कब आया था ये नहीं है, बस एक रूल बुक है। और ये क्या कर रहा है कि अपना रिसोर्स बेसिकली बता रहा है तुम्हारा एरिया कितना रहेगा, कौन क्या बाउंड्री है, रिसोर्स मैनेजमेंट का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम बहुत किया है, इसके लिए उसको नेम पड़ा है। ठीक है भाई, इसका डिस्टेंस ये टेरिटोरियल तो 12 है, कंटिग्यूस 24 है, इकोनॉमिक 200 है, उससे ज़्यादा हाई सीज है। ठीक है, डेक्लाइन हो गया। कन्वेंशन, फॉल कन्वेंशन 1967 में आया है और 1968 में लोड लाइन आया है और 2009 में एडॉप्शन हुआ है उसका। ठीक है भाई, मेन काम सिंप्लीफाइंग द कन्वेंशन, एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैसिलिटेटिंग marine traffic and demonstrating why authorities and operators concerned with documents should adopt the standardized documentation and recommended by its assembly. The rules for simplifying formalities, documentary requirements and procedures on the arrival and departure of ships, and in particulars it reduces to 12 when the number of documents which can be required by public authorities which required by the public authorities. These are general declarations, cargo declaration, ship store declaration, crew effects declaration, crew list, passenger list, dangerous good manifest. Okay भाई, general declaration, cargo declaration, ship store declaration, cruise effect declaration, crew list, passenger list, dangerous goods manifest, sorry. Gender declaration, cargo declaration, ship store declaration, cruise effect declaration, ship's crew list, passenger list, dangerous goods manifest. Okay, general declaration, cargo declaration, ship store declaration, crew effect declaration, security required as per SOLAS, advanced electronic advancement information for customs risk assessment, advance notification form for waste delivery to port reception facilities, as well as 2 documents required under the Universal Postal Convention and International Health Regulations. The IMO has developed a standardized form for the ships for the first 7 of these. The IMO has developed standardized form for first 7 of these, like has total 12 documents, but standardized 7 of them. Basically, the Annex Convention contains rules for simplifying and documents. There are 12 and reduces the number of documents can be required by the public authorities, and IMO it has reduced standardized for start 7 like the general. Okay, what are the Nairobi कब आया? 2015 में आया, अब भी आया बच्चा है। ओके, व्रैक हटाने की अच्छा बाद में ही आएगा ना, जब बहुत सारे जहाज़ हो गए थे। द नायरोबी रिमूवल ऑफ व्रैक वाज अडॉप्टेड बाय हेल्थ इन केन्या। द कन्वेंशन प्रोवाइड्स लीगल बेसिस फॉर
states to remove have removed ships that may have potential to affect the adverse safety of lives, goods, and property at sea as well as the marine environment. The convention provides a set of uniform international rules aimed at ensuring the prompt and effective removal of wrecks located beyond the territorial sea located beyond the territorial sea located beyond the territorial sea. The convention provides a set of uniform international rules aimed at ensuring the prompt and effective removal of wrecks located beyond the territorial sea. The convention provides a set of uniform international rules aimed at ensuring the prompt and effective removal of wrecks लोकेशन बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी. ओके, आई मतलब मान लो किसी कंट्री के एरिया में वो आया ही नहीं और वहाँ पे रैक हो गया, तो वहाँ का कैसे निकालना है उसके लिए भी रूल्स ला दिया इसने. द कन्वेंशन डिफाइन रैक फॉलोइंग अपॉन अ sunken or stranded ship, any part of sunken or stranded ship, any object that is lost or see from a ship that is stranded, sunken or adrift at sea, a ship that is about or may reasonably by expected to sink or to strand, where effective measures to assist the ships or any property in danger are not already being taken. A ship that is about or may reasonably be expected to sink or strand, which effective measures to assist the ship or any property in danger are not already being taken are not being already taken. The sunken or stranded ship, any part of a sunken or stranded ship, including any object that is has been on जो भी है, अगर गिर गया तो उसे उठा लो यार. वही का सिंपल लैंग्वेज में बोले 16 का कंटेंट है. ये तो है, ठीक है. इस पे अप्लाई नहीं होता है. शिप्स ऑफ वॉर एंड क्रूज कार्गो शिप लेस देन 500 टन इस पे नहीं होता है. हैं बस पर 16 जनरल 16 चैप्टर इस पे अप्लाई ही नहीं होएगा. Stated excellent ships of machine not occupied by machinery means wooden ships, fishing vessels. Okay. So last chapter 12 additional safety for bulk carrier. Okay. Structural strength and damage stability requirement for bulk carrier. It also explain the survey and maintenance of bulk carrier. It also explain the survey and maintenance of bulk carrier. It also serves surveys and maintenance of bulk carrier. It also explain the surveys and maintenance of bulk carrier. Also provide a regulation for water ingress alarms for hold, ballast and dry spaces, and the availability of pumping system in these areas. Availability of pumping system for these areas. Okay भैया. Additional safety measures like bulk carrier 150 मीटर से कम है and above with the skin scare construction, single skin construction, age 10 साल से पुराना, shall not carry solid bulk cargo with a density more than 178 kg per metric cube unless they have undergone a survey. Unless they have gone under a survey के बाद ही कर सकते हैं. Bulk carrier of 150 meter and above must be fitted with a loading gator. All ballast and dry spaces must be provided with water ingress alarm. सेफ मूरिंग. अच्छा ठीक है. बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए 16 के अंदर, जो अभी जैसे एनबीडीपी को हटा दिया है, इसकी जगह दूसरा ला दिया है, तो ये जीएमडीएसएस का एडवांसमेंट हुआ है. फिर वाटर टाइट इंटीग्रिटी का रूल है. फिर मार्पल में भी काफ़ी रूल वगैरह हैं. और नहीं, मार्पल 16 अलग है, सॉरी. और 16 न्यू मोरिंग का, कि मोरिंग जो भी अरेंजमेंट है, डिज़ाइन है, वो शिप पे इक्विपमेंट है, वो अवेलेबल है ऑन बोर्ड. ठीक है. फिर वाटर टाइट का पता नहीं है. सेफ लाइफ सेविंग अप्लायंसेस का क्या है, ये जो फ्री फॉल लाइफ बोट को लोअर करते थे हर 3 महीने पे, अब वो 6 महीने पे करना है फ्री फॉल लाइफ बोट को. ठीक है. और उसको हेडवे जो आगे पीछे करके देखते हैं 5 नॉट पे, वो भी नहीं करना है, अपना नॉर्मल डेविड लाइफ बोट पे करना है. ठीक है. नॉट इन काम वाटर, नो एडिशनल डायनामिक लोड्स ऑन द लॉन्चिंग अरेंजमेंट. लाइफ बोट सबके 2 इंडिपेंडेंट 700 kg से अगर ज़्यादा नहीं है. ठीक है. डज नॉट हैव टू स्टोर्ड मैकेनिकल पावर बट हैंडलिंग शैल बी पॉसिबल बाय 1 person. Lifeboat equipped with 2 independent propulsion system do not need to be equipped with buoyant oars. ठीक है. Ship using LNG as fuel. The international code for safety of ships using gases or other low flashpoint fuels have been amended or to reflect experience gained since the code entered into force in 2017.
The main amendments address the cofferdam for fire protection purposes, safe fuel distribution outside machinery spaces, fire protection between space with fuel contamination system. इसका समझ में आया लाइफ सेविंग अप्लायंसेस का कि बहन जो है लाइफ बोट इक्विप्ड विद टू इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम डू नॉट नीड टू बी इक्विप्ड विद बॉयंट ओर्स. टू इंडिपेंडेंट अगर प्रोपल्शन सिस्टम है तो बॉयंट ओर्स की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद बोला शिप यूजिंग LNG एज फ्यूल्स. ठीक है. उसमें बोला है कि कॉफर डैम वगैरह यूज़ करना है और सेफ फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड मशीनरी स्पेसेस, फायर प्रोटेक्शन बिटवीन द स्पेसेस विद फ्यूल कंटेनमेंट सिस्टम. ठीक है. बाकी तो सही है. सो लास्ट पोलर कोड में याद रखना है 0.7 to 1.2 और 0.3 to 0.7. ये मतलब A और B हो गया. और B में नॉर्मल अपना ठंडा पानी में जहाज़ जाएगा. और बेसिकली ये क्या करता है, जो भी अरेंजमेंट इक्विपमेंट अवेलेबल है जहाज़ पे वो जस्टिफाई करता है या ले डाउन करता है कि ये जहाज़ पे होना चाहिए. ऑपरेटिंग इन दी तो नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गए. शिप्स डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट लाइक कोड इज़ इंटेंडेड टू कवर द फुल रेंज. अच्छा 2017 में ही है. 2017 फुल रेंज ऑफ शिपिंग रिलेटेड मैटर रिलेटेड नेविगेशन इन वाटर्स ऑफ टू पूरा शिप डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग कंसर्न्स. हाँ, जो बंदे चला रहे हैं उनका ट्रेनिंग कंसर्न्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे कोई रहेगा भी नहीं तो वहाँ का सर्च एंड रेस्क्यू भी थोड़ा अलग रहेगा. तो ट्रेनिंग सच कंसर्न सर्च एंड रेस्क्यू एंड इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन फॉर यूनिक एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम ऑफ द पोलर रीजन. ठीक है. द कोड विल रिक्वायर शिप्स इंटेंडिंग ऑपरेटिंग इन डिफाइंड वाटर्स ऑफ अंटार्कटिक एंड शिप डिज़ाइन फॉर ऑपरेटिंग पोलर वाटर एटलीस्ट मीडियम फर्स्ट ईयर कैटेगरी A B जो भी है 0.7 to 1.3 to 1. ठीक है भाई. कमांड टीम एमरजेंसी टीम 1 and 2 सपोर्ट टीम बोट प्रिपरेशन टीम. ठीक है. मिनिमम 70 कि मनीला का एक्सेप्शंस फ्लैग स्टेट अलाउ करता है तो ही अपन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसमें मनीला एक्सेप्शन ये है कि अगर ब्रेक जैसे होता है कि 14 घंटे में एक बार दूसरा हो जाना चाहिए, 2 से ज़्यादा ब्रेक में नहीं होना चाहिए. उसमें बोलता है एक कर सकते हो लेकिन एक जो है कि 1 घंटे का रहना चाहिए कम से कम. और एक बार यूज़ कर लिए हो तो भाई 1 हफ्ता यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. 7 डे रेस्ट और यूज़ कर लिए तो 1 हफ्ता यूज़ कर लिए तो बाद में 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. मैंडेटरी प्री वॉच प्रोविजंस मैंडेटरी प्रोविजंस टू विच TCW कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स. ओके भैया 8 चैप्टर्स क्या क्या है. जनरल ओके जनरल ओके. पहले तो याद कर लेना है जहाज पे क्या क्या है. पहले कैसे STCW पूरा पढ़ाई लिखाई वाला है. मास्टर एंड डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट. ठीक है. बत्ती साहब डिपार्टमेंट. बत्ती साहब बोल ले तो बत्ती साहब नहीं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. ठीक है. रेडियो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. उसके बाद बत्ती साहब का डालो. बत्ती साहब का हो गया स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग स्पेशल काइंड ऑफ शिप. इसके बाद वो अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन वॉच कीपिंग. एक पहला क्या है मास्टर एंड डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो ऑपरेटर्स. अच्छा उसके बाद 32 आपको कहीं लिए ही नहीं है. अच्छा ये पहले का है ना STCW तो इसके अंदर वो 32 आपको नहीं. पहला जनरल प्रोविजंस, दूसरा मास्टर एंड डेक डिपार्टमेंट एंड स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर persons on certain types of ships and emergency occupational safety security medical and survival functions. अच्छा जो भी emergency टाइप का है मेडिकल है ये वो तो वो भी करना है. ठीक है. फिर ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग. ठीक है. पार्ट A पार्ट B. पार्ट A है जो मैंडेटरी है. पार्ट B रिकमेंडेड गाइडेंस टू असिस्ट पार्टीज टू ऐसे कन्वेंशन दोज इन इम्प्लीमेंटिंग. ठीक है. फुल कंप्लीट एफर्ट टू द. ठीक है. इज अ मैंडेटरी प्रोविजन टू विच स्पेसिफिक इज मेड. ठीक है. फिर उसका व्हाट इज़ लेटेस्ट अमेंड टू भाई ये तो लेटेस्ट वाला क्या ही है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट इंस्पेक्शन एंड सर्वे. ऑडिट बेसिकली पुराने रिकॉर्ड्स को देख के वो लोग जस्टिफाई करते वेदर द सिस्टम इज़ वर्किंग और नॉट. राइट. कौन सा सिस्टम प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट. ऑडिट लाइक जो भी है STCW का जो भी है. इंस्पेक्शन करंटली अभी PSC वगैरह आके देखते हैं लाइफ बोर्ड लोवर हो रहा है नहीं हो रहा है. सो इज द डेफिशिएंसी राइट. सर्वे नॉन कंप्लायंस. HSE क्या है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ सर्वे सर्टिफिकेशन. आया कब ये HSE आया कब पता नहीं लेकिन उसमें ये बहुत कुछ है यार. हार्मोनाइज सिस्टम अच्छा 2000 में आया था. इसके बाद वाले डेट्स याद मत करने में बहुत ऑलरेडी बहुत डेट्स हो गए. हार्मोनाइज सिस्टम सर्वे सर्टिफिकेशन. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ वैलिडिटी
पैसेंजर शिप के लिए तो बोला हर साल करना है, जैसे रिन्यूअल सर्वे, ठीक है, 3 महीने के आगे पीछे हो जाना चाहिए। इनिशियल एनुअल सर्वे सेम वैसे ही है, ये तो है ही, ये है पार्ट ए और बी। क्या है यार, व्हाट इज द लोड लाइन सर्टिफिकेट, व्हाट आर इट्स कंटेंट ऑफ लोड लाइन सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द शिप, call sign, port of call sign, port of registry, length, freeboard assigned, yes, new ships, existing ships, type of ship, freeboard assigned as a new ships or as existing ships, type of ship, liquid cargoes in bulkhead, type A, intended to carry liquid cargoes in bulkhead and have high integrity decks and compartments with low permeability. Type of ships, types of ship, contents of the load line certificate, name of the ship, call sign of the ship, port of registry, length, freeboard assigned as a new ship and existing ship, type of ships, type A, intended to carry liquid cargoes in bulkhead and have high integrity decks and compartments with low permeability. Type B, ships are all other ships and are assigned a greater freeboard. Ships are all other ships and are assigned a greater freeboard. Type B with reduced freeboard. Type B with reduced freeboard. Type B with the reduced freeboard. Type B with increased freeboard. Type B with reduced freeboard. Type B with type B intended to carry liquid cargo and have high integrity decks and compartment with low permeability. लेंथ दिया है, फ्रीबोर्ड दिया है एज अ न्यू शिप और existing ship, and type of ships part A, part B, intend to carry liquid cargoes in bulk and have high integrity decks. Liquid cargoes in bulk and have high integrity decks and compartments. Other ships are assigned a greater freeboard, assigned a greater with reduced freeboard, with increased freeboard, which are B are assigned to a greater freeboard, for a greater freeboard assigned for टाइप ए जो जैसे कार्गो टैंक्स वगैरह हो गए हाई इंटीग्रिटी और कंपार्टमेंट्स, टाइप बी हो गए जो असाइंड ग्रेटर फ्री बोर्ड के लिए हो गए। एंड 7 का फ्री बोर्ड फ्रॉम डेक लाइन एंड फ्री बोर्ड फ्रॉम लोड लाइन, डेट ऑफ इनिशियल पीरियोडिकल सर्वे, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट सब्जेक्ट्स टू एनुअल सर्वे, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू सर्टिफिकेट। यार क्या क्या सर्वे, इनिशियल सर्वे, एनुअल सर्वे, ठीक है, फिर उसके बाद रिन्यूअल सर्वे नॉट एक्सीडिंग 5 years, ठीक है। लोड लाइन सर्वे इज कैरिड आउट बाय क्लासिफिकेशन सोसाइटी और रेगुलेटर अपॉइंटेड बाय द फ्लैग स्टेट। क्लासिफिकेशन सोसाइटी करेगी या तो जो भी फ्लैग स्टेट जिससे बोलेगा करने के लिए वो करेगा। रिकॉर्ड ऑफ कंडीशन असाइनमेंट ऑफ द वेसल, प्रिपरेशन फॉर द लोड लाइन सर्वे, ओके। तो इजी बोलना है, ज़्यादा हाई फाई नहीं। चेक दैट ऑल ओपनिंग एंड डेक्स आर एनक्लोज एंड सुपर इन गुड कंडीशन, ऑल डेक्स क्लैम्प्स एंड hinges should be free and greased, gaskets and other ceilings arrangements should not show signs of perishing, ensure the doors can be opened from both sides, ensure the door labels such as to be kept closed at sea are in place, that doors can be opened from both the sides, that door tables labels such as to be kept closed at sea are in place. Check all cargo hatches and SCV holes for other tightness security access. Clamps, cleats and wedges are to be all in place, well greased and adjusted to provide optimum sealing between the hatch cover and compression bar on the coaming. Replaced perished rubber seals are necessary. Hostess hatches to verify weather tightness. Check the efficiency and securing of portable beams. Inspect all machinery space opening on exposed decks. Check the manhole covers on the freeboard decks are capable of being watertight. Check the efficiency and securing of portable beams. Inspect all machinery space
Opening on exposed decks. Check that manhole covers on the freeboard deck are capable of being made watertight. Check that all ventilator openings are provided with an efficient watertight closing appliances. Check that all ventilator appliance openings are provided with an efficient watertight closing appliances. If applicable, ventilator plugs and canvas must be capable and in good order. Check that all ventilator openings are provided with an efficient watertight closing appliances. If appliances, ventilator plugs and canvas cover must be available and in good order. All pipes must be provided with permanently attached means of closing. Check the efficiency and securing of portable beam. Inspect all machinery space openings on exposed decks. Inspect all machinery space openings on exposed decks. Check that manhole covers on the freeboard deck are capable of being made watertight. Check that manhole covers on the freeboard deck are capable of being made watertight. Check that manhole covers on the freeboard deck are capable of being made watertight. Check that manhole are covers on the freeboard deck are capable of made watertight. Inspect all machinery space openings on exposed deck. Check that manhole covers on the freeboard deck are capable of being made watertight. Check that all ventilator openings are provided with an efficient weathertight closing appliance. Applicable ventilator plugs and canvas covers must be available and in good order. And okay. Check that all ventilator openings are provided with an efficient weathertight closing appliances. If applicable, ventilator plugs and canvas cover must be available and in good order. All air pipes must be provided with permanently attached means of closing. All air pipes must be provided with permanently attached means of closing. All air pipes must be provided with permanently attached means of closing. All air pipes must be provided with permanently attached means of closing. Inspect cargo ports below the freeboard deck. Ensure that they are watertight. Ensure they are watertight. Ensure that all non-return valves on overload discharge are effective. Ensure that all non-return valves on overboard discharges are effective. Side scuttles below the freeboard deck or two spaces within enclosed superstructure must have efficient internal watertight deadlight. Inspect rubber seals and securing arrangement. Check bulwarks and guardrails are in good condition. Derust and repaint deckline, load line and draft mark. Derust and repaint deckline, load line marks and draft marks. 17 आज कितना 14 15 16 17 18 4 दिन okay क्या ही है. Inspect cargo ports below the freeboard decks and ensure that they are water. Ensure that all non-return valves are on overboard discharge are effective. Inspect cargo ports below the freeboard deck and they are watertight. Side scuttles below the ठीक है भाई. Guardrails and good kind of derust and repaint ठीक है. Load line and deck line to be clearly marked and maintained. All hatch combing should be surveyed, so preparation should be made accordingly. Check all rubber packing strains and channels of MacGregor type of hatch cover. Checks shall be carried out for watertight doors. All portholes, scuppers. Check shall be carried out for watertight doors, all portholes, scuppers, engine room, skylight, funnel doors, slabs, lifeline, four-peak walls, bill suction, tunnel escapes, access to steering, flat air pipes and ventilators. Keep the load line report form 2 up to date. Load line report form up to date. पता नहीं भाई. वेदर टाइट वाटर टाइट का डिफरेंस मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन.
एक दो तीन पढ़ भाई। Watertight capable of preventing the passage of waters. Watertight capable of preventing passage of water in any under the head of water likely to occur in intact and damaged condition. This means that a watertight structure is designed to keep water out completely. Even if the ship is damaged, the water pressure is supplied from any direction. Watertight capable of preventing the passage of water in any direction under the head of water likely to intact and damaged condition. This means that a watertight structure is designed to keep water out completely. Even if the ship is damaged and water pressure is supplied from any direction. Weather tight is defined as that is in sea condition. Water will not penetrate the ship. This means that a weather tight structure is intended to keep out the sea water during normal conditions, but not necessarily under the pressure out from any direction like a watertight structure. Not necessarily under pressure from any direction. Next is watertight structure. Okay. कार्गो शिप सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है भैया, सारे LSA FFA एम्बार्केशन नॉटिकल पब्लिकेशन लाइट शिप साउंड सिग्नल डिस्ट्रेस सिग्नल सब चेक होएगा, ठीक है। शिप कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कन्वेंशन सर्टिफिकेट, क्या कंटेंट ऑफ SEQ सर्टिफिकेट तो रहेगा ही, उसके साथ फॉर्म भी कनेक्टेड रहेगा, एक डेट्स ऑफ इंस्पेक्शन वो तो रहे, इनिशियल इंटरमीडिएट एनुअल, सर इंटरमीडिएट भी है यार इसके अंदर, ओके। चलो 100 तक आ गए यार, क्या बात है, 26 लग गया 100 तक आने में, यानी 200 के लिए मतलब लग गया 3 घंटा, और 300 के लिए लगेगा मतलब 300 4.5 घंटे, 4.5 घंटे, फक। चलो कोई ना यार, रिक्वायरमेंट for the cargo ship safety equipment certificate shall be permanently, it contain the additional equipment for the safety in particular of the ship, total number of persons for which the life saving are provided, total number of David launch lifeboat, total number of free fall lifeboat, number of rescue boat, lifeguard, number of lifeguard, number of lifeboat, number of life jacket, emergency suit, number of anti exposure suits, number of two-way VHF radio telephone apparatus, details of navigation systems and equipment, standard magnetic compass, gyro compass, heading repeater, heading or track control system, details of navigational system and equipment, details of navigational system and equipment, details of navigational system and equipment, details of navigational systems and equipment, details of navigational systems and equipment, standard magnetic compass, gyro compass, heading repeater, heading or track control system, heading or track control system, tracking, heading or track control system, heading or track control system, heading gyro compass, heading repeater, gyro compass, heading repeater, gyro compass, heading repeater, heading or track control system, 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 nautical charts, electronic chart display, information system, IDs, backup arrangements for IDs, nautical publication, 9 GHz radar, second radar, automatic radar plotting 8, automatic identification system, long range identification and tracking system, voice data recorder, simplified voice data recorder, speed and distance measured device, speed and distance measuring device, speed and distance measuring device through the water, speed and distance measuring device through the water, speed and distance measuring device over the ground, forward and athwart ship direction, voice data recorder, SVDR, simplified voice data recorder, okay. Preparation for an SEQ survey, check lifeboat and rescue boat are in good conditions and all markings are clearly visible, and all markings are clearly visible. check winches are properly greased and in good condition, check life raft lashings and diesel are in good conditions.
ओके लाइक से वो ठीक है कंटेंट ऑफ रेडियो सर्टिफिकेट नेम वो तो रहेगा तो इनिशियल सर्वर रिनोल सर्वर पेरियोडिकल सर्वर हाँ कंडीशन सही रेट ओके ठीक है पर्टिकुलर वर्जन प्राइमरी सिस्टम पर्टिकुलर सर्वरशिप रहेगा और जो बंदा रहेगा रिक्वायर्ड क्वालिफाइड है उसके बाद मेथड डिस्टेंस एबिलिटी रेडियो फैसिलिटीज ओके publication of equipment service maintenance inbound set satellite EPUB NAVTEX receiver inbound set satellite EPUB NAVTEX receiver facility for reception of marine safety information recognized mobile satellite service ship earth station primary system VHF radio installation DSC watch receiver radio telephony MF radio installation PC encoder MFHF radio installation recognized mobile satellite service ship earth station 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 recognized mobile facilities mobile recognized mobile satellite service ship earth station recognized mobile satellite service ship earth station facilities for reception of marine safety environment okay recognized mobile satellite service ship earth station facilities for reception of marine safety information okay for marine safety information primary systems VHF radio installation DSC watch receiver radio telephony MF radio installation DSC encoder MFHF radio installation recognize mobile satellite ship earth station facility for reception okay और इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो फॉर्म सी बन जाता है अच्छा इसका रिक्वायरमेंट क्या है भैया क्या चेक करना है और instruction notices including the emergency station must list and training manual were posted in appropriate language are required and to the master's satisfaction all other certificate and class certificate were valid at the time of survey fire control plan must list training and maintenance manual training manual for LSA provided training manual for the fire safety provided ACDIS is used instead of paper chart backup for ACDIS is available electronic nautical publications are carried International Code of Signals, all bridge equipments found in order. Each lifeboat is required to be launched within 3 months and renewable required within necessary not exceeding 5 years. And each lifeboat found in good order and fully equipped. Rescue boats and examined found in good order and fully equipped. Exams written status steady. Okay, this is not required by the law. Eastern Development and Maintenance, National Interest, establish National Shipping Board to establish a registration of Indian Ship Amendment and consolidate the law relating to the merchant shipping registration of the ship for the ship sailing in the National Shipping Board and functions of the National Shipping Board manning of the ships safety measure for passenger cargo ships cargo of Indian ships and collisions regulation for the ships pollution prevention liability T1 T2 ISM का तो ठीक है ISM नो इशू ISM कोड मेजर नॉन कंफर्मिटी टेनेंट एडिशनल वेरिफिकेशन क्या है भैंचो इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन okay any changes maybe if there is a clear ground require additional verification check the same beyond okay elements of it okay certificates system management resources and personal what are the precautions elements annual नहीं elements भी तो क्या ही पता है what is the port facility what are the security level का